हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ये जो वीडियो है ये हमारी सीरीज का एक पार्ट है जिसमें ये 7th वीडियो चल रहा है। हम सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसे कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं और जो एक यूनिट है यूपीएससी मेंस के सिलेबस में ऑफ द बॉटनी ऑप्शनल, राइट। सो इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनल है वो कंप्लीट कर लिया है और जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। और आप जानते हो कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होती है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है दिस वन इज द फेमस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, कि स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, वो सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है। ओके, वहाँ रेगुलरली वीडियो के जो लिंक्स होते हैं वो भेजे जाते हैं, उसके साथ साथ नोट्स भी वहाँ पे अपलोड की जाती है, so that you will not miss any update relating with the botany optional channel. All right, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ सी the chloroplast, the word means, the chloro means green and plasta means living, that is green bodies which are living। ठीक है, जब भी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज वाई प्लांट हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, प्लांट का ग्रीन दिखने का रीजन ये है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से हमें जो प्लांट है वो ग्रीन दिखाई देते हैं, राइट। तो जो वर्ड है क्लोरोप्लास्ट इट स्प्लिट्स इनटू टू, क्लोरो मींस द ग्रीन एंड प्लास्टा मींस द लिविंग, राइट। इज मोस्ट वाइडली ऑकरिंग क्रोमोप्लास्ट इन द प्लांट। देखिए, जो प्लांट्स में वेरियस टाइप्स के पिगमेंट्स दिखाई देते हैं, क्रोमा ये जो वर्ड है दिस स्टैंड्स फॉर कलर। ओके, मतलब वेरियस टाइप्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं प्लांट किंगडम में। लाइक देयर इज अ रेड पिगमेंट होते हैं, येलो पिगमेंट होते हैं, ब्लू पिगमेंट होते हैं। उसी तरह से ये एक ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, सो इट इज वन ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट में से एक है दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज द ग्रीन इन कलर। इट ऑकर्स मोस्टली इन द ग्रीन algae एंड द हायर प्लांट्स। ओके, हायर प्लांट्स में और ग्रीन algae में ये टिपिकली मिलता है देखने को। तो अल्गीज हो गए, हायर प्लांट्स हो गए, उनका ग्रीन दिखने का रीजन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ सी the majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves। देखिए, अगर जब भी आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपको मेजोरिटी कौन सा पार्ट उसका जो है वो ग्रीन दिखाई देता है। ऑफ कोर्स वो कौन सा पार्ट होता है, लीव्स। वो लीव्स ही पार्ट है जो टिपिकली ग्रीन दिखाई देता है। और ये बात सच है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं लीव्स में। और लीव्स के अंदर एज यू नो वहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये जो मेसोफिल सेल्स है, ये मेसोफिल सेल्स सबसे ज्यादा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अकोमुलेटेड रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो टीएस है लीफ का, और ये जो टीएस ऑफ लीफ है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मेसोफिल सेल्स है। और मेसोफिल सेल्स के अंदर देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखाए हैं। ओके, मेसोफिल सेल्स जो टू टाइप के होते हैं, दो टाइप के मेसोफिल सेल्स आपको यहाँ दिख रहा है। और इन मेसोफिल सेल्स में अच्छा खासा क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ओके, और यही वो क्लोरोप्लास्ट है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए यही वो क्लोरोप्लास्ट है जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नाउ ये जो, जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये लाइट को ट्रैप कर सकता है और जो ट्रैप लाइट की गई है क्लोरोफिल के थ्रू उस लाइट को वो कन्वर्ट कर सकता है इनटू द केमिकल एनर्जी। ओके, तो आप समझ सकते हो कि जो कुछ लाइट रेडिएंट एनर्जी सन से आ रही है उसको क्लोरोफिल पिगमेंट जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू द केमिकल एनर्जी। और बाद में इसी केमिकल एनर्जी की वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो आप समझ सकते हो कि क्लोरोफिल पिगमेंट या फिर जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है उसका कितना इंपॉर्टेंस है इन द बायोलॉजिकल लाइफ। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में ही जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो अकोमुलेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी उनका वहीं पे देखा जाता है। शेप वाइज अगर बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लेंस शेप भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, या फिर रिबन लाइक भी वो हो सकते हैं। ओके, मतलब शेप वेरी करता है। अब ये अलगे में मिलते हैं या फिर हायर प्लांट्स में मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट जो शेप है क्लोरोप्लास्ट का वो चेंज होता है। लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन शेप भी वो हो सकते हैं। और उनका लेंथ भी वेरिएबल देखा गया है। उनका लेंथ जनरली 5 to 10 म्यूएम हो सकता है और विड्थ जो है 2 to 4 म्यूएम वो हो सकती है। ये बेसिक पॉइंट जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जो है जब आप इंट्रो का प्यारा लिखोगे तो इंट्रो वाला प्यारा में ये सारे वर्डिंग्स आना जरूरी है कि लाइक वेयर दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उसके बाद उसके शेप शेप कैसा होता है, उसके बाद उसका लेंथ कैसा होता है, और उसका विड्थ कैसा होता है। ये सब कुछ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए आपके पास इसके नोटिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ सी जनरली ऐसा देखा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो शेड में ग्रो होते हैं वो लार्जर होते हैं थोड़े, और जो सनलाइट में ग्रो होते हैं वो थोड़े से स्मॉलर होते हैं।
एज कम्पेयर टू द शेड में जो ग्रोथ है। मतलब अगर कोई प्लांट अगर शेड में ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो थोड़ा सा लार्जर दिखाई देता है। जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ ग्रो होता है, शेड में। लेकिन वही अगर सनलाइट के अंदर ग्रो हो रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉलर दिखाई देता है। ठीक है, उसके फिजियोलॉजिकल रीजंस है। ठीक है, वो कभी डिस्कस करेंगे हम। तो जो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो शेड में ग्रो हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो सनलाइट में ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल के अंदर। द क्लोरोप्लास्ट रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। वैसे इन जनरल अगर हम प्लांट की सेल देखेंगे, अगर प्लांट सेल की है तो ऑफकोर्स बाहर से क्या होनी चाहिए, उसको सेल वॉल वहां पे होनी चाहिए। तो ये जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं और साइटोप्लाज्म जो है वहां पे उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं है। इन सर्टन सेल्स इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेल्स ऐसे है वहां पे जहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो न्यूक्लियस के अराउंड, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है उसके अराउंड ही कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के सेल की हम बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा गया है कि मोस्टली जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं सेल के अंदर। लेकिन कुछ सेल्स में वो न्यूक्लियस के आसपास भी होते हैं और कुछ सेल्स में ऐसा देखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं। वैसे अगर नंबर की बात की जाए तो क्लैमाइडोमोना जैसे यूनिसेलुलर अलगी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये क्लैमाइडोमोनास है, उसमें बस एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब क्लैमाइडोमोना जो अलगी है इट्स यूनिसेलुलर अलगी, राइट, उसमें बस एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। वेयर एज जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं हर मेसोफिल सेल में। मतलब एक ही मेसोफिल सेल में 20 से लेकर तो 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो नंबर है क्लोरोप्लास्ट का, जो नंबर है क्लोरोप्लास्ट का वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर क्लाइमेडोमोनास जैसी यूनिसेलुलर अलगी है तो उसमें बस एक ही क्लोरोप्लास्ट है, ओनली एक, वहां पे बस एक क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही हायर प्लांट का अगर आप मेसोफिल सेल लेते हो, लीफ का अगर कोई सेल लेते हो, तो हो सकता है उसमें 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो। ऑफ कोर्स ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो होती है उस पर भी ये सब कुछ डिपेंड करता है। जितना फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है और उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इस वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा लाइट जो है वो ट्रैप कर सकता है और वहां पे ज्यादा बायोमास जो है वो क्रिएट होता है। और ज्यादा बायोमास होने की वजह से वो जो प्लांट्स है उसका रिक्वायरमेंट भी ये होता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, राइट। नाउ सी, the chloroplast have the definite orientation in the cell cytoplasm. Since the chloroplast is a motile organelle, they shows the passive and the active movements. देखिए उनका जो ओरिएंटेशन होता है सेल के अंदर वो बड़ा डेफिनेट होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दिखाया गया है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 4-5 क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल दिखाए गए इस यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन यहाँ को यह खास बात यह है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट ये मोटाइल होता है नेचर से, ये मोटाइल ऑर्गन है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, इसलिए पैसिव और एक्टिव मूवमेंट जो है वो दोनों दिखाता है। ओके, पैसिव मूवमेंट से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और एक्टिव मूवमेंट से भी एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो एक मोटाइल ऑर्गेनल है और सेल के अंदर वो मूवमेंट दिखा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। दैट में भी पैसिव मूवमेंट भी हो सकती है वो, और वो एक्टिव मूवमेंट भी वहां पे हो सकती है। जो हर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन द 3 डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन्स होती है हर एक क्लोरोप्लास्ट में। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज वहां पे आपको 3 डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन्स दिखेंगी। मेम्ब्रेन्स मतलब मैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे जो मेम्ब्रेन है जो डिफाइन करती है 3 सेपरेट इंटरनल कंपार्टमेंट्स। ओके, वहां पे 3 इंटरनल कंपार्टमेंट बनते हैं, 3 इंटरनल कंपार्टमेंट क्रिएट होते हैं ड्यू टू दिस डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट देयर। देखिए कौन कौन से, पहला तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब वहां पे 2 मेम्ब्रेन्स है, एक है आउटर मेम्ब्रेन बाहर से और अंदर से है इनर मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है उसके बाद जो होता है द स्ट्रोमा, मतलब जो इनर, ये जो इनर मेम्ब्रेन जो है उसके आगे का जो एरिया है यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है, जो यहाँ पे लेबल किया गया है। ये स्ट्रोमा दूसरा स्पेस है जो वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये दूसरा स्पेस किसके बीच में है कि इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की और जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो एरिया है इट्स कॉल्ड दी स्ट्रोमा। और जो तीसरा होता है वो होता है थाइलाकोइड स्पेस, जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, तो थाइलाकोइड के अंदर यहाँ पे जो स्पेस होती है यहाँ पे उसको बोला जाता है ल्यूमेन थैलेकॉइड स्पेस। ओके, तो यहाँ पे 3 स्पेसेस बन जाते हैं, 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं इंटरनली।
पहला कंपार्टमेंट है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दैट कंपार्टमेंट, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आफ्टर द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सेकंड स्पेस वी हैव इन द स्ट्रोमा व्हिच इज बिटवीन इनर मेम्ब्रेन और जो थाइलाकॉइड है उनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. और थाइलाकॉइड के अंदर जो तीसरा स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज द थाइलाकॉइड स्पेस. तो वहां पे इन शॉर्ट तीन स्पेसेस है. पहला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दूसरा स्ट्रोमा स्पेस और तीसरा जो है वो थाइलाकॉइड स्पेस वहां पे प्रेजेंट है. ऑलराइट, नाउ सी द केमिकल कंपोजिशन देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस केमिकली कौन से केमिकल कंपाउंड से वो बना होता है. द क्लोरोप्लास्ट इज कंपोज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, डीएनए, आरएनए एंड सर्टेन एंजाइम्स. ओके, उसके साथ साथ कुछ कोएंजाइम्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ मेटालिक आइटम्स भी होते हैं, राइट, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, इसके जैसे कुछ मेटालिक आइटम्स भी वहां पे होते हैं. तो इन शॉर्ट अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो बड़ा सिंपल केमिकल कंपोजिशन है. उसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, उसके बाद प्रोटीन्स भी उसमें होते हैं और उनका जो परसेंटेज है ये वेरी करता है. ओके, ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होते, इनका परसेंटेज जो है वो वेरी करता है. और उसके साथ साथ उसके अंदर जैसे आप जानते हो कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, तो डीएनए भी है, उसमें आरएनए भी होते हैं, उसमें राइबोसोम भी होती है, इसलिए खुद का जो प्रोटीन सिंथेसिस है खुद ही कर पाते हैं. ओके, तो ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी वहाँ पे होते हैं. उसके साथ साथ कुछ सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ मेटेलिक आइटम्स भी वहाँ पे देखे जाते हैं. ओके, तो केमिकल कंपोजिशन वाइज अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट की ओर, कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से केमिकल्स वहाँ पे मौजूद हैं, मतलब विच टाइप ऑफ केमिकल्स मेड द क्लोरोप्लास्ट, तो आपको पता होना चाहिए. वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स होते हैं, उसके साथ साथ कुछ मेटालिक आइटम्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है विच मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो कंपोजिशन वाइज देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सबसे लो परसेंटेज में होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट में जो सबसे लो परसेंटेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, राइट. द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन द क्लोरोप्लास्ट आर द स्टार्च एंड द शुगर फॉस्फेट. जो टाइप कॉमन टाइप के जो क्लोरो वहां पे ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो होते हैं स्टार्च एंड द शुगर फॉस्फेट. तो स्टार्च और शुगर फॉस्फेट दोनों मिला के वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है. और ये जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये बहुत ही लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स और प्रोटीन्स को देखा जाए तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कार्ब्स. ओके, तो आपको याद रखना है कि सबसे लोवेस्ट जो परसेंटेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है एज कम्पेयर टू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 20 to 30% जो होता है उसका स्ट्रक्चर वो लिपिड से बना होता है. उसका जो ड्राई वेट है उसका 20 to 30% जो है वो लिपिड से बना है. ओके, तो 20 to 30% जो है वो लिपिड का है. जैसे हमने कहा कि कार्ब्स बहुत लो है, ठीक है, उसके बाद 20 to 30% वो किससे बना है, लिपिड से बना है. और जो प्रोटीन है इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 35 to 55% ऑफ द ड्राई वेट. मतलब जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. केमिकल वाइज हम देख रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है क्लोरोप्लास्ट का. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं. पहला है कार्ब, दूसरा है लिपिड्स और तीसरा जो है वो है प्रोटीन. ओके, तो ये जो प्रोटीन है वो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होता है, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाई है और कार्ब का कॉन्सेंट्रेशन सबसे लो है, वाइल लिपिड जो है वो 20 to 30% ऑफ इट्स ड्राई वेट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो अगर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन पूछा जाए तो आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन जो है उसका केमिकल कंपोजिशन देना पड़ेगा. और उसके साथ साथ वहाँ पे और भी मेंशनिंग होनी चाहिए, जैसे डीएनए होता है, राइट, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कुछ भी वहाँ पे आपको मेंशन करने हैं अलॉन्ग विद द एंजाइम्स. ओके, नाउ सी उसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. ओके, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इज अ ग्रीन पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट कंटेन्स द असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. ये जो क्लोरोफिल है ये एक असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब उसके अंदर सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती है. वो एक असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जो आप डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस तरह से असिमेट्रिकल उसका शेप है. ओके, वैसे वो डिवाइड होता है इनटू द हेड रीजन और टेल रीजन. आप कंसिडर कर सकते हो दिस पोर्शन एज द हेड रीजन, ओके, एंड दिस पोर्शन एज अ टेल रीजन. तो हेड रीजन है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमें हेड रीजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एंड हियर वी हैव द टेल रीजन. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये पोजेस करते हैं हेड रीजन और टेल रीजन, दैट द हेड रीजन जो है वो हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, एंड एज यू नो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा है. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग. ठीक है, ये वाटर लविंग हेड होता है, लेकिन जो टेल होता है इट इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल है उसका. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग. ठीक है, वो एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, वो वाटर हीटिंग होता है. तो जनरली जो टेल रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट का ये अवॉइड करता है एक्वस एनवायरनमेंट में आने से. लेकिन जो हेड रीजन होता है बीइंग हाइड्रोफिलिक इट कैन केम इनटू द एक्वस एनवायरनमेंट. ओके, तो आपको याद रखना है कि यह जो नेचर है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का वो किस प्रकार का नेचर है. उसका जो बॉडी है वो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द हेड रीजन एंड द tail region. See, the hydrophobic head of a four rings of the pyrroles and the hydrophobic tail ऑफ द फाइटोल चेन. तो ये जो फाइटोल चेन है नीचे ये हाइड्रोफोबिक है और ये जो पायरोल्स है ये कैसे हाइड्रोफिलिक है. ओके,
तो जो यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आप देख रहे हो वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में जो उसका डिवीजन है, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। अब सी द जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वैसे क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन्स वहां पे प्रेजेंट होती है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये जो दिखाई दे रही है इट्स आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का है, राइट। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू द आउटर वन। मतलब जो ये जो इनर वाली जो लेयर है विच इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन, ये लेस परमेबल है as compared to the outer membrane which is more permeable to the various ions and the molecules। तो ये पॉइंट जो केमिकल नेचर है या फिर जो नेचर है उसके दो मेम्ब्रेन्स का, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उनको डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट समझा जाएगा कि उसका जो इनर मेम्ब्रेन है इट्स लेस परमिएबल एज कंपेयर टू इट्स आउटर मेम्ब्रेन विच इज द मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा परमिएबल है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है। अक्रॉस दिस डबल मेम्ब्रेन envelope occurs a exchange of the molecules between the chloroplast and cytosol, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो जैसे हम देखते हैं कि सेल के अंदर ये जो सेल होता है, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है तो ये उसका जो आउटर दो जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है ज्यादा मोर परमिएबल है, ठीक है, सोलूट्स को मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इस मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस करते हैं। उसके बाद इनर वाली जो है इट्स लेस परमिएबल, तो यहाँ से कुछ ही मॉलिक्यूल पास ऑन हो पाते हैं इनटू दी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हर मूवमेंट भी होती है और क्लोरोप्लास्ट से बाहर भी वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो बहुत इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, सिलेक्टिवली परमेबल होने की वजह से वो प्रोटेक्ट भी करती है क्लोरोप्लास्ट को, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी बोला जाता है। ऑलराइट, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकोइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। देखिए ये स्ट्रोमा रीजन है और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थाइलाकोइड्स है, और ये जो थाइलाकोइड्स है आप देखोगे कि ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक कॉइन्स रखे गए हैं और तब जाके ये थाइलाकोइड बना है। ये जो कॉइन्स होते हैं इंडिविजुअल कॉइन्स, इनको बोला जाता है ग्रैनम। तो ये जो ग्रैनम्स होते हैं, एक ग्रैनम, दो ग्रैनम, तीन ग्रैनम, इन ग्रैनम्स के स्टैक्स लगे होते हैं और इन स्टैक्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है थाइलाकोइड। तो यहाँ पे जो थाइलाकोइड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दी स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो है वो मैट्रिक्स की तरह वो अंदर फैला है, और इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, देयर आर द थाइलाकोइड्स। और थाइलाकोइड्स किससे बने हैं, सो दे लुक्स लाइक अ पाइल्स ऑफ द कॉइन एंड ईच पाइल ऑफ द कॉइन कैन बी कंसीडर्ड एज ए ग्रैनम। ठीक है, हर एक ग्रैनम से वो बने हैं, और ये जो स्टैक बना है ग्रैनम से उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द थाइलाकोइड। ओके, now see, these thylakoids are arranged in a stacks like the piles of the coins are called as the grana or the intergranal thylakoids। जैसे हमने बात की कि ये कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, और इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, थैलाकोइड, और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्राना, राइट। नाउ सी द आउटर सरफेस ऑफ द थैलाकोइड, जो आउटर सरफेस है थैलाकोइड का, ये वाला सरफेस जो आउटर सरफेस है थैलाकोइड का, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रोमा, क्योंकि वो स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखोगे ये आउटर सरफेस है और ये स्ट्रोमा के कॉन्टैक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रोमा के कॉन्टैक्ट में वो होता है, एंड इट्स इनर सरफेस जो होता है वो इंटर थैलाकोइड स्पेस के कॉन्टैक्ट में होता है, विच वी कॉल्ड इट एज ए थर्ड कंपार्टमेंट। तो जो इनर होता है उसका जो, तो वो ल्यूमेन के कॉन्टैक्ट में होता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी थैलाकोइड स्पेस। थैलाकोइड स्पेस के अंदर जो ल्यूमेन होता है उसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा कॉन्टैक्ट में होता है फ्रॉम द आउटर साइड विद दैट ऑफ द थाइलाकोइड, और जो थाइलाकोइड की जो इनर साइड होती है वो कॉन्टैक्ट में होती है ल्यूमेन के, या फिर जो थर्ड कंपार्टमेंट है जिसको हमने बोला था इंट्रा थाइलाकोइड स्पेस। द नंबर ऑफ द थाइलाकोइड्स पर ग्रैनम में वेरी, ये वेरी करता है फ्रॉम 1 to 50, ओके, या फिर उससे भी ज्यादा वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही सिंगल थैलाकोइड होता है रेड अलगा में, रेड अलगा जो होता है उसमें एक सिंगल थैलाकोइड होता है, ओनली वन थैलाकोइड। लेकिन जो पेयर्ड थैलाकोइड होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं क्रासोफाइटा में, मतलब दो टू थैलाकोइड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ट्रिपल या फिर उससे भी ज्यादा थैलाकोइड्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रेन अलगा में और हायर प्लांट्स में। तो ये जो थैलाकोइड का नंबर है ये वेरी करता है, ठीक है। ये जो थैलाकोइड्स है ये क्या करता है, इनका नंबर जो है वो वेरी करता है, और ये रेड अलगा में जो है वो सिंगल थैलाकोइड होता है, और जो ग्रीन अलगा या फिर जो क्रिसोफाइटा होते हैं उसमें पेयर्ड थैलाकोइड्स होते हैं, और जो ग्रीन अलगा होता है या फिर जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें एक तो ट्रिपल थैलाकोइड्स होता है या फिर मल्टीपल थैलाकोइड्स भी वहां पे हो सकते हैं, राइट। नाउ सी, in addition, there are the flat membranous tubules called as the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana। देखिए ये जो ग्राना के जो डिफरेंट थैलाकोइड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और यहाँ जो दो थैलाकोइड को जोड़ने वाला जो एरिया है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड, और ये जो कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। ओके, तो स्ट्रोमा लैमेली जो होता है वो कनेक्ट करता है दो थैलाकोइड्स के मेम्ब्रेन्स को। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो हर जगह ये स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट है और आपस में इनका कनेक्शन है। ओके, जो थैलाकोइड्स है उनका आपस में कनेक्शन है, एंड दिस कनेक्शन इज द स्ट्रोमा लैमेली। ओके, now the membranes of these thylakoids encloses the space which is called as the जो हमने डिस्कस ही किया है कि वहाँ पे एक थर्ड स्पेस है which is called as the intrathylakoid space which is filled with the lumen। वो lumen के साथ वहाँ पे फील्ड होता है।
Okay, now see this stroma of the chloroplast contains the enzyme which is required for the carbohydrate and protein synthesis. देखिए जैसे हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये कहा होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, अब वहाँ पे डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, जैसे आप फोटोसिंथेसिस में जानती हो कि डार्क रिएक्शन भी होती है, वहाँ पे लाइट रिएक्शन भी होती है। तो ये जो डार्क रिएक्शन के लिए लगने वाले जो सारे केमिकल सारे जो एंजाइम्स है ये सारे पाए जाते हैं इनटू द स्ट्रोमा। ओके, इसलिए वहाँ पे C3 साइकिल वगैरह परफॉर्म होती है। तो इसी C3 साइकिल में वेरियस केमिकल कंपाउंड शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्चेस गॉट क्रिएटेड, और यही वो एंजाइम्स है व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द C3 साइकिल जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्ट्रोमा। The matrix or the stroma fills most of the volume of the chloroplast and it is kind of a gel fluid phase around the thylakoids। जैसे ये जो स्ट्रोमा होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो अराउंड प्रेजेंट होता है थैलाकोइड्स के, बिल्कुल जेल लाइक सब्सटेंस होता है और थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट ये फैला हुआ होता है स्ट्रोमा। और खास बात यह है कि स्ट्रोमा में वेरियस टाइप्स के जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में वो जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने में वो क्या करते हैं, इसेंशियल वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। Now this chloroplast also contains the small double-stranded circular DNA and the ribosomes। जैसे कि हमने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोला जाता है। और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि उनके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और ये जो डीएनए होता है उसके साथ साथ वहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए जो है उस डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और जीन्स एक्सप्रेस होकर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जा सकता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे कर सकता है खुद का। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है और वो पूरी तरह से जो है वो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए उसे हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। जो कुछ उसको रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स का, सम अमाउंट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियर डीएनए से आता है, कुछ अमाउंट वो खुद ही बना लेता है, इसीलिए उसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। जैसे आप जानती हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी ये ट्रू है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल है कि उनके पास खुद का डीएनए है और वो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी अपने पास रखते हैं, जिस वजह से वो खुद के प्रोटीन जो है खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाउ दिस 80 डीएनए मॉलिक्यूल्स पर क्लोरोप्लास्ट पर सेल इन द क्लोमेडोमोनास, मतलब ये कितने मिलते हैं? तो 80 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोमेडोमोनास, और 20 से लेकर 40 डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं पर क्लोरोप्लास्ट पर सेल इन द लीफ ऑफ द मेज। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए कितना होता है तो 80 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इन अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लोमेडोमोनास, और 20 से लेकर 40 डीएनए वहां पे हो सकते हैं। जो 20 से लेके 40 डीएनए जो होते हैं वो वहाँ पे हो सकते हैं इन द पर सेल ऑफ द लीफ ऑफ द मेज। ओके, ना बोथ ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखिए कोई भी डीएनए हो वो वहाँ पे प्रोटीन का काम करता है, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इसेंशियल रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के, इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाने के लिए ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे इसेंशियल रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ओके, नाउ राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो स्मॉलर राइबोसोम होते हैं 70s। ओके, आप जानते हो कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोकैरियोट्स में जो है वो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होते हैं वो भी 70s टाइप के ही होते हैं। लेकिन अगर सेल के बाहर अगर हम जाए, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और एक क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर 70s राइबोसोम है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, जो वहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर 70s राइबोसोम नहीं आते, वहाँ पे 80s राइबोसोम आते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि यूकैरियोटिक जो सेल होती है प्लांट की, इसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी 70s राइबोसोम ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और 80s राइबोसोम जो है विच आर दी यूकैरियोटिक राइबोसोम, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में 80s टाइप ऑफ जो ये है राइबोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं अलॉन्ग विद द डीएनए। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। तो आई होप कि आपने ये सब कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ लेके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।